नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। गोरखपुर एम्स में ऑडिटोरियम और तंबाकू नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन। सीएम योगी हुए बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल। तो वहीं आजमगढ़ में 143 करोड़ की 50 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बॉलीवुड अभिनेता मिथिलेश कुमार चतुर्वेदी का निधन। फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। लखनऊ में ली अंतिम सांस। दिल संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे मिथिलेश चतुर्वेदी। रायबरेली में तेज रफ्तार टैंकर ने मारी स्कूली बस को टक्कर। हादसे में करीब 2 दर्जन छात्र घायल। 2 बच्चों को गंभीर हालत में किया जिला अस्पताल में रेफर। कासगंज में इंस्पेक्टर की पत्नी की हत्या के मामले में एक्शन। मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर विवेक कुमार गुप्ता अरेस्ट। सरकारी आवास पर गोली मारकर की थी पत्नी की हत्या। उत्तरी राज्यों में मानसून मेहरबान। यूपी के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट। बिजनौर में उफान पर आई यमुना नदी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम योगी ने जनता दरबार में आए लोगों की फरियाद सुनी और अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। साथ ही आमजन को जल्द समस्या निराकरण का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एम्स में ऑडिटोरियम और तंबाकू नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने एम्स का निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तंबाकू नियंत्रण को लेकर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आपको बता दें कि पूर्वांचल में मुंह और फेफड़े के 95% कैंसर का कारण तंबाकू है। एम्स तंबाकू के दुष्प्रभाव, उपाय, शोध और पॉलिसी पर काम करेगा। इसके लिए गोरखपुर एम्स में देश का पहला नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने आजमगढ़ में 143 करोड़ की 50 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं सीएम ने हरिहरपुर और गांव में संगीत कलाकारों से भी संवाद किया। आपको बता दें कि लोकसभा उपचुनाव में मिली पार्टी को जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ का यह पहला दौरा था। उनके आगमन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ विकास के सुपथ पर अग्रसर है। अभी हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में लोकसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता श्री दिनेश लाल यादव जी को यहां से विजयी बना करके देश की सर्वोच्च पंचायत में भेजा है। इससे आजमगढ़ की पहचान बदली है। आजमगढ़ के बारे में लोगों की अच्छी धारणा बनी है और इससे उत्तर प्रदेश का मान भी बढ़ा है। और इसलिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देने के लिए आप आजमगढ़ में आया हूं। और स्वाभाविक रूप से जब हम लोग आए हैं तो जो आपने एक ऋण हम पर वोट के रूप में लगा दिया है
इस ऋण से पूर्ण होने के लिए विकास की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी और कुछ का उद्घाटन भी करने का तो यहाँ कार्यक्रम हो ही रहा है, लेकिन कुछ नए और भी प्रोजेक्ट आजमगढ़ के लिए बनेंगे। इस दृष्टि से आज विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ। आपके लोकप्रिय सांसद भी हैं, हमारे विधान परिषद के 3 माननीय सदस्य भी हैं, प्रभारी मंत्रीगण हैं, 3 प्रभारी मंत्री इस मंडल के लिए, इस महीने के लिए यहाँ पर विकास की योजनाओं को गति देने के लिए आए हैं। और साथ साथ इसी मंडल के ही मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ कैंप किया था, वे भी इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर 50 विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिसमें 143 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई है या हो रही है। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल फिल्म और टीवी के पॉपुलर अभिनेता मिथिलेश कुमार का निधन हो गया है। 3 अगस्त की शाम को लखनऊ में मिथिलेश कुमार चतुर्वेदी ने अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक मिथिलेश हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। कुछ दिन पहले ही हार्ट अटैक आने के बाद अपने होम टाउन लखनऊ में शिफ्ट हो गए थे। आपको बता दें कि मिथिलेश चतुर्वेदी ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 1997 में आई फिल्म भाई भाई से किया था। इसके बाद उन्होंने सत्ता, ताल, फिजा, रोड, कोई मिल गया, गांधी माय फादर और बंटी बबली जैसी फिल्मों में काम किया था। इसके अलावा मिथिलेश कुमार थिएटर में भी काफ़ी एक्टिव थे। मिथिलेश कुमार को कोई मिल गया फिल्म से प्रसिद्धि मिल गई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्कूलों की छुट्टी के दौरान लगने वाले ट्रैफिक जाम को लेकर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार खुद फील्ड में उतरे। इस दौरान जिलाधिकारी ने लमार्ट गर्ल्स स्कूल के पास ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही निरीक्षण के दौरान स्कूली बच्चों के अभिभावकों को साथ संवाद किया। साथ ही अभिभावकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि पेटेंट रोड पर कोई वाहन खड़े नहीं होंगे। साथ ही सभी विद्यालय नोडल अधिकारी के साथ साथ पर्याप्त संख्या में ट्रेंड गार्डों की नियुक्ति की जाएगी। यातायात का आवागमन सुचारू करवाया जाएगा। हमने टीचर्स के साथ बात की है, स्कूल के मैनेजमेंट के साथ बात किया है कि किस तरह से इस ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज किया जाए। हमारी ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस भी उनका कोऑपरेशन कर रही है। हमने ये कोशिश की है कि हर एक स्कूल के बाहर पर्याप्त संख्या में स्कूल मैनेजमेंट के माध्यम से गार्ड रखवाए जाएं, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह से बाहर की ट्रैफिक को मैनेज करना है। और पिछले 2 दिनों में इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम आए हैं। आज भी हम फील्ड में इसी चीज़ को कोशिश कर रहे हैं। गार्जियंस को भी ट्रेन किया जा रहा है कि वो बेतरतीब वाहनों को खड़ा ना करें। स्कूल के बाहर अगर वो समय से काफ़ी पहले पहुंच जाते हैं तो अपने वाहनों को स्कूल से लगभग 500 मीटर दूरी पे खड़ा करें। यूपी के बुलंदशहर में नगरपालिका प्रशासन की मनमानी से आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नगर में कूड़ा उठाने वाले पालिका प्रशासन के वाहनों को भी रोक दिया, जिसके कारण कस्बे में साफ सफाई व्यवस्था चरमरा गई। वहीं इस प्रदर्शन के चलते गुलावटी नगर पालिका प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से आबादी के पास कस्बे का कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि डंपिंग ग्राउंड को अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए। बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में पिछले 2 दिनों से लगातार स्थानीय लोग नगरपालिका प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। पूरे मामला स्थानीय लोगों से बातचीत कर जानेंगे, लेकिन अभी तक जानकारी हमें यह मिल पाई है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जो नगरपालिका प्रशासन के द्वारा
शहर कस्बे का कूड़ा कचरा जहां डाला जाता है, डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट कराने की इनकी मांग है। इसको लेकर कल से धरना दिया जा रहा है। लगातार कल से ये डंपिंग ग्राउंड को हटाने की मांग कर रहे हैं। नगरवासियों के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा डंपिंग ग्राउंड कूड़ा पहुंचाने वाले नगरपालिका प्रशासन के वाहनों को भी इनके द्वारा रोक दिया गया है, जिसके कारण कल से आज तक शहर में कस्बे में कोई सफाई नहीं हो पाई है। शहर में सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। एक बार मेरे साथ जो कुछ लोग स्थानीय मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर जानेंगे क्या कुछ इनकी मांग है, क्या पूरा मामला है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी किस तरीके की मांग है, आप क्यों लगातार कल से प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, कल से हम इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ नगर पालिका द्वारा डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है और ये डंपिंग ग्राउंड बस्ती के अंदर बना हुआ है, जो बस्ती से रास्ता होकर जाता है। जो डंपिंग ग्राउंड नगर पालिका का है वो नगर पालिका की जगह है, लेकिन उसका रास्ता बस्ती से नहीं है। उसका रास्ता जहाँ से हो वहाँ से हो, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ से रास्ता नहीं है। हमने इसकी मांग की है कि इस डंपिंग ग्राउंड को दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए। कल से जिस तरीके से लगातार आप लोगों के द्वारा नगरपालिका के वाहनों को रोका गया है, क्या कल से प्रशासन ने आपकी खैर सुध ली है कि किस तरीके के आपको आश्वासन मिले हैं? कोई अभी तक अधिकारी हमारी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई है, कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया है। आपकी अभी फिलहाल में मांग क्या है, क्या आप चाहते हैं? सबसे पहली मांग यही है कि हमारे यहाँ दूसरी डंपिंग ग्राउंड को दूसरी जगह शिफ्ट करा जाए। चलिए, ये स्थानीय लोगों से बातचीत कर हम इनकी व्यथा जान रहे हैं, आखिर किस चीज़ को लेकर धरना दे रहे हैं, किस तरीके से इन लोगों का यहाँ पर प्रदर्शन और धरना जारी है। अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर जानेंगे आखिर क्या कुछ कहना वो चाहते हैं और किस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र है। आप किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए साहब, हमारी मांग ये है कि हमारे बाल बच्चे सब पूरे बीमार हैं, आदमी हैं वो भी बीमार हैं, समझे जी। हम कहाँ तक किस किस को कितने डॉक्टरों को पैसा दे दवा पानी का? गरीब आदमी है, रोज का खाते, रोज का लाते, रोज का कमाते हैं, तो हम क्या क्या कर सकते हैं बताओ। हमारी सबसे पहली मांग तो है कि डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से एकदम साफ कर दिया जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए। और हम कहते हैं तो अधिकारी कोई सुनता ही नहीं है, ना कोई आ रहा है ना जा रहा है। कल से हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आया अभी तक। चलिए, लगातार इन लोगों की मांग है, स्थानीय लोगों की मांग ये है डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। इससे लोगों के घरों में बीमारियां और गंदगियां पहुंच रही हैं। एक तरफ इनका प्रशासन पर भी लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन इनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। मैं सहयोगी इकराम खान के साथ नितिन मोदी, A1 TV, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के कासगंज में इंस्पेक्टर की पत्नी की हत्या के मामले में एसपी BBGTS मूर्ति ने खुलासा करते हुए कार्रवाई की। मामले में एसपी की टीम ने सीओ के नेतृत्व में मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर विवेक कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया। एसपी ने 3 अगस्त को ही इंस्पेक्टर विवेक कुमार को निलंबित कर दिया था। वहीं पुलिस ने मृतका के परिवार वालों की तहरीर पर आरोपी इंस्पेक्टर पर हत्या और दहेज का मामला दर्ज कर लिया था। आपको बता दें कि सिकंदरपुर वैश्य थाना परिसर में इंस्पेक्टर के सरकारी आवास पर अवैध तमंचे से गोली मारकर आरोपी की ने हत्या कर दी थी। वहीं फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थाने में जो थानाध्यक्ष के घर में जो घटना हुई थी कि जो मृतिका है उनके जो परिजन के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं पे FIR लिखी गई है। उसके अलावा जो मृतिका का पोस्टमार्टम जो है 3 डॉक्टर पैनल से वीडियोग्राफी सहित कराया गया। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए, प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए हमने एडिशनल एसपी कासगंज के निकट पर्यवेक्षण में सीओ सहावर को विवेचक बनाते हुए अन्य 3 सह विवेचक के साथ एक टीम विवेचना टीम बनाई है जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। इंस्पेक्टर विवेक कुमार गुप्ता को हमारी पुलिस टीम ने अरेस्ट की है और उनको न्यायालय समक्ष अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है। देश के उत्तरी राज्यों में मानसून मेहरबान है। इसी बीच यूपी के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यूपी के 32 जिलों में वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और उनके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। उधर बिजनौर में तेज बारिश के चलते यमुना नदी उफान पर है। यहां यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। वहीं इस बीच कोटावाली नदी में अचानक आए पानी ने एक कार बह गई और 8 घंटे तक यातायात ठप रहा।
बिजनौर के मिर्जापुर सैद में हो रहे पंचायत घर के निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान पर पट्टे की जमीन पर अवैध रूप से पंचायत घर के निर्माण कराने का आरोप लगाया। वहीं हंगामा बढ़ता देख ग्राम विकास अधिकारी के आदेश पर पंचायत घर के निर्माण को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया। आपको बता दें कि मिर्जापुर सैद में खसरा नंबर 57 पर बरसों पूर्व बलजीत के नाम पट्टा अलॉट हुआ था। वहीं इस जमीन पर ग्राम पंचायत का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। ऐसे में वर्तमान प्रधान के समर्थकों और गांव के लोगों ने इसको लेकर विरोध दर्ज कराया है। पंचायत घर जो बन रहा था, इसमें पहले लेखपाल जी ने उसकी नफ्ती करी थी, सब बताया था कि ये ग्राम पंचायत की इसमें काम शुरू कर गया था। तब किसी ने कोई विवाद नहीं किया। उस समय नींव भर गई थी, भरान हो चुका था। अब वो सब विवाद है तो हमने एसडीओ साहब के यहाँ उसकी एप्लीकेशन लगा दी है। जब तक उसकी नाप नहीं होने की हमने काम बंद कराने के लिए कह दिया, काम बंद। ये सर जो है किसी पट्टाधारक की ज़मीन है और इसमें पंचायत घर का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि कोर्ट में विचाराधीन भी है और अभी इसका डिसीजन नहीं हो पाया है और इस पे ये अवैध तरीके से काम चल रहा है। सर ये जो ज़मीन है ये पट्टाधारक की ज़मीन है। इस पे जो निर्माण हो रहा है ये पंचायत घर का, ये अवैध रूप से हो रहा है। जो यहाँ ठेकेदार है शहीद, ग्राम प्रधान को जानकारी नहीं, ग्राम प्रधान ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रुक पा रहा। यूपी की योगी सरकार भले ही शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन आगरा के सौंठ की मंडी क्षेत्र में हालात इसके उलट नजर आ रहे हैं। दरअसल सौंठ की मंडी क्षेत्र के गोवर्धन दास विद्यालय का भवन लगातार जर्जर होता जा रहा है। वहीं देश का भविष्य कहलाने वाले बच्चे मौत के इस घर में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रशासन और सांसद विधायक इस समस्या पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं हर समय बच्चों पर हादसे का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। इधर विद्यालय की शिक्षा मित्र ने बताया कि वह बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठाकर पढ़ाती है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय का भवन खंडहर में तब्दील हो गया है। ऐसे में अगर बरसात हो जाती है तो स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के बस्ती बाल संप्रेषण गृह यानी बाल कैदियों की जेल में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। जेल प्रशासन की नाक के नीचे बाल अपचारियों को मोबाइल से लेकर सिगरेट, पान, गुटखा सहित नशे की सारी वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने बाल कैदियों की जेल में छापेमारी कार्रवाई कर नशे की आपत्तिजनक वस्तुओं को बरामद किया है। जबकि बाल संप्रेषण गृह में बाल अपचारियों को सिगरेट, पान मसाला और मोबाइल रखने के मामले में सुरक्षा में तैनात 2 होमगार्ड को हटाने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने प्रकरण गंभीर बताया है। उन्होंने मामले में दोषी पाए जाने वाले संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त करने और प्रभारी अधीक्षक पर्यवेक्षक अविनाश पटेल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। खबर यूरी के हरदोई से है, जहां अरवल थाना क्षेत्र में खदेरिया गांव में 5 दिन पहले प्रेमिका की चौखट पर प्रेमी की ओर से की गई कथित आत्महत्या की कहानी में नया मोड़ आ गया है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रेमी को 2 फीट दूर से गोली मारी गई थी, जो पीछे पीठ पर लगी थी और आगे सीने के पास से निकली थी। पुलिस इस मामले की अभी तक आत्महत्या मानकर जांच कर रही थी। वहीं युवक के पिता ने प्रेमिका और उसके परिजनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि टमऊ गांव निवासी दीपक उर्फ संतोष का अक्सर खदेरिया गांव में आना जाना लगा रहता था। इस दौरान दीपक को यहां रहने वाली एक युवती से प्रेम हो गया, जिसके बाद युवती के परिजन उसे लेकर हरियाणा के पानीपत चले गए, जहां से प्रेमी दीपक युवती को भगा कर ले गया। हालांकि बाद में आपसी सहमति के चलते प्रेमी के परिजनों ने युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया। इसी बीच 5 दिन पहले दीपक प्रेमिका से मिलने खदेरिया गांव पहुंचा था, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
उर्फ संतोष ये मल्लावा क्षेत्र का रहने वाला है। इसका प्रेम प्रसंग खंडेरिया अरवल में एक लड़की से था और परिजनों का आरोप है कि लड़की के बुलाने पे वहाँ गया था और वहाँ पे इन लोगों ने गोली मार के इसकी हत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे और इनकी तहरीर के आधार पे इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गन शॉट इंजरी है और जिसमें उसके पीछे से गोली मारी गई है। इस आधार पे इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया कि मृतक के पिता ने 4 लोगों को नामजद किया है। युवती के पिता, चाचा और उसकी मां पे 4 लोग कुल नामजद हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।